हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक मेल हिंदू की प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा ये देख लिया था। आज हम सेक्शन 15 से लेकर आगे के प्रोविजंस देखेंगे। तो देखिए, आज हम बेसिकली जो चीज़ देखने वाले हैं वो है कि एक फ़ीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए, एक मेल हिंदू और एक फ़ीमेल हिंदू दोनों के केस में जो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन है वो डिफरेंट है। तो सेक्शन 15 जो है वो कहता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज़। इसमें ये बताया गया है जब भी कोई फीमेल हिंदू निर्वसियत मर जाती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी का जो डिवोल्यूशन होता है वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, इस सेक्शन में कुछ एंट्रीज दी हुई हैं सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए से लेकर क्लॉज ई तक। तो इसमें एंट्री वाइज डिवोल्यूशन होता है प्रॉपर्टी का, जैसे कि हमने मेल के केस में पढ़ा था क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट कॉग्नेट। तो इसमें कुछ एंट्रीज दी हुई हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए से लेकर ई तक। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई महिला हिंदू महिला निर्वसियत मरती है तो एंट्री वाइज जो होगा उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा। तो इसमें जो क्लॉज ए में जो एंट्री दी हुई है उसमें जो लोग मेंशन्ड हैं उनमें शामिल है उसका सन, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन एंड डॉटर, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन शामिल हैं, और हस्बैंड शामिल हैं। जब एंट्री ए में अगर कोई भी मौजूद नहीं है फिर उसके बाद प्रॉपर्टी जाती है वो है एयर्स ऑफ हस्बैंड। क्लॉज सी है वो कहता है मदर और फादर, जो कि हिंदू फीमेल के अपने पेरेंट्स होते हैं। और क्लॉज डी कह रहा है एयर्स ऑफ फादर, जो उसके अपने फादर के एयर्स हैं उनमें जाएगी। और क्लॉज ई कह रहा है एयर्स ऑफ हर मदर। तो देखिए, ये जितना इजीली यहाँ पर ए से ई तक लिखा गया है ये उतना इजी है नहीं, इसको आपको थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सन, डॉटर और ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हस्बैंड की, तो देखिए सन डॉटर जो होंगे वो उसके बेसिकली ब्लड रिलेटेड होंगे, अडॉप्टेड हो सकते हैं, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें स्टेप चिल्ड्रन जो है इंक्लूड नहीं होंगे। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो फुल ब्लड और यूट्रीन ब्लड दोनों चिल्ड्रन आ जाते हैं। आपको पता है फुल ब्लड में मदर फादर एक ही होते हैं और यूट्रीन ब्लड में जो होती है मदर एक होती है लेकिन फादर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी जो यूट्रीन ब्लड वाले हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से पैदा होते हैं वो बच्चे भी यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को। अगर हम बात करें ग्रैंड चिल्ड्रन की, ग्रैंड चिल्ड्रन इनहेरिट करते हैं इस प्रॉपर्टी को, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा उसको मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज़ जिस हिंदू फीमेल की मृत्यु हुई है उसकी जो शादी हुई थी वो वॉइड मैरिज थी, तब उस केस में जो बच्चे उसकी वॉइड मैरिज से पैदा हुए हैं वो एंटाइटल्ड होंगे इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। लेकिन ऐसे बच्चों के जो बच्चे हैं वो एंटाइटल्ड नहीं होंगे एक फ़ीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। कहने का मतलब कि जो वॉइड मैरिजेस के जो बच्चे हैं उनके जो बच्चे हैं, है ना, वो एंटाइटल्ड नहीं होंगे एक फ़ीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। लेकिन फ़ीमेल हिंदू के जो अपने बच्चे हैं चाहे वो लेजिटिमेट हों या इलेजिटिमेट हों वो एलिजिबल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। तो एक दूसरा सिनेरियो हम देख लेते हैं कि मान लो जो हिंदू फीमेल है उसके सन या डॉटर ने अगर कोई वॉइडेबल मैरिज की है तो उस केस में जो उस वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे होते हैं वो भी एक फ़ीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे। वो केवल और केवल वही इनहेरिट कर सकते हैं जो उनके पेरेंट्स से उनको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हस्बैंड की। तो देखिए, हस्बैंड वो होना चाहिए जो लीगली वेडेड हस्बैंड हो, ठीक है। इसमें जो है डिवोर्स्ड हस्बैंड इंक्लूड नहीं होगा और ऐसा हस्बैंड इंक्लूड नहीं होगा जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का है। और यहाँ पर जो हस्बैंड का कैरेक्टर है वो इमैटेरियल है, अगर वो इमोरल लाइफ भी जीता है तो भी वो अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है।
इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज बी में एयर्स ऑफ हस्बैंड की। हस्बैंड के एयर्स में तभी जाएगा जब हस्बैंड भी जीवित नहीं है, ठीक है। तो हस्बैंड जीवित नहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फिर वाइफ को मिली है, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो उसके स्टेप सन को जा सकती है। तो यहाँ पर एयर्स ऑफ हस्बैंड में स्टेप सन आ सकता है। इसके बाद क्लॉज सी में मदर एंड फादर की बात करें तो देखिए मदर एंड फादर बायोलॉजिकल हो सकते हैं, एडॉप्टेड भी हो सकते हैं, और स्टेप पेरेंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है क्लॉज डी, तो उसमें कह रहे हैं एयर्स ऑफ फादर। एयर्स ऑफ फादर में जो है स्टेप मदर आ सकती है, ठीक है। मतलब फादर की अगर कोई और वाइफ थी तो इस केस में जो है उस वाइफ को यानी स्टेप मदर को भी प्रॉपर्टी जा सकती है। नेक्स्ट जो क्लॉज है क्लॉज ई, और ये कहता है एयर्स ऑफ मदर। तो एयर्स ऑफ मदर में भी जो है स्टेप फादर आ सकता है, स्टेप फादर को वो प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की, तो देखिए ये एक तरीके से एक्सेप्शन है सबसेक्शन 1 का। ये कहता है कि जिस भी सोर्स से एक महिला को प्रॉपर्टी मिली है तो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है उसी सोर्स को वापस चली जाएगी। तो जैसे इसमें कह रहे हैं कि इफ़ प्रॉपर्टी इज़ रिसीव्ड फ्रॉम फादर और मदर it will go back to their heirs provided the female died without son, daughter and grandchildren। देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी एक फ़ीमेल हिंदू को उसके पेरेंट्स से मिली है, चाहे वो मदर से मिली है चाहे वो फादर से मिली है, तो मान लो अगर उस फीमेल हिंदू के कोई बच्चे नहीं हैं या उसके बच्चे थे तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंगली फादर और मदर के एयर्स में चली जाएगी। अगर फादर से प्रॉपर्टी मिली है तो फादर के एयर्स में चली जाएगी, और मदर से प्रॉपर्टी मिली है तो मदर के एयर्स में चली जाएगी। लाइकवाइज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का जो सेकंड पॉइंट है वो भी यही कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड से मिली है वो प्रॉपर्टी हस्बैंड के एयर्स को चली जाएगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी फादर इन लॉ से मिली है तो फीमेल हिंदू के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के हेयर्स को चली जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेक्शन 15 में ये भी कह रहे हैं कि जिस भी सोर्स से एक महिला को, एक हिंदू महिला को प्रॉपर्टी मिली है, उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस उसी सोर्स के हेयर्स में डिवॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 16। तो देखिए सेक्शन 16 में कह रहे हैं जो सन, डॉटर और हस्बैंड है उनको जो शेयर मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, दे विल एक्वायर साइमल्टेनियसली, और जो फर्दर एंट्रीज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 16 के रूल 2 में पर स्ट्रिप्स का रूल दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो पर स्ट्रिप्स के हिसाब से, मतलब अपने जो पेरेंट है उनका जो शेयर है उसी को ही इनहेरिट करेंगे। और रूल 3 कह रहा है हस्बैंड, फादर, मदर के हेयर्स में प्रॉपर्टी उसी ऑर्डर में डिवॉल्व होगी जैसे प्रॉपर्टी हस्बैंड, फादर और मदर से इनहेरिट की जा रही हो। ये सेक्शन 16 में इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। तो देखिए सेक्शन 18 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी सक्सेशन की बात आएगी तो जो फुल ब्लड होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी प्रॉपर्टी के सक्सेशन में, और जो हाफ ब्लड होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर किसी के पास एक फुल ब्लड ब्रदर है और एक हाफ ब्लड ब्रदर है तो फुल ब्लड ब्रदर को जो है सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 19 की, जो कि बात करता है मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर एयर्स। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति मरता है और उसके पास पीछे 2 बच्चे वो छोड़ जाता है तो दोनों बच्चों को जो शेयर मिलेगा वो पर कैपिटा के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। लेकिन उनके जो आगे ब्रांचेज हैं, है ना, दोनों बच्चों के भी जो आगे बच्चे हैं उनको पर स्ट्रिप्स के बेसिस पर मिलेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो पर कैपिटा के हिसाब से मिलेगी, और ग्रैंड चिल्ड्रन को जो मिलेगी वो पर स्ट्रिप्स के हिसाब से मिलेगी। इसके बाद जो इसमें क्लॉज बी है वो बात करता है टेनेंट्स इन कॉमन एंड जॉइंट टेनेंट्स। जो
एयर्स होंगे वो एज अ टेनेंट्स इन कॉमन जो है प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे। तो टेनेंट्स इन कॉमन में क्या होता है, जितने भी एयर्स हैं उनका जो शेयर होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। हो सकता है वो 50-50 हो सकता हो 70-30 हो। तो एक हेयर के मरने के बाद उसका जो शेयर है वो उसके आगे ब्रांच में चला जाता है। जबकि जॉइंट टेनेंट में क्या होता है, जितने भी एयर्स हैं उन सब का 100% शेयर होता है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। मतलब इसमें सारे हेयर्स का जो शेयर होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पे कोई डिफाइंड शेयर नहीं होता। एक हेयर मरता है तो उसका जो शेयर है वो जो सर्वाइविंग हेयर है उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सक्सेशन होगा टेनेंट इन कॉमन होगा, ना कि जॉइंट टेनेंट। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 में कह रहे हैं राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वूम। देखिए जो भी बच्चा वूम में है, जिस समय डेथ हो रही है, उस समय कोई बच्चा अगर वूम में आ चुका है, गर्भ में आ चुका है माँ के, तो उसका भी शेयर बनता है सक्सेशन में। तो उसके लिए भी अलग से शेयर निकालेंगे। बस कंडीशन यही है कि वो जीवित पैदा हुआ होना चाहिए। अगर वो मृत पैदा होता है तो जो उसका शेयर है वो बढ़ जाएगा बाकी के एयर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 21 की। देखिए सेक्शन 21 में कह रहे हैं प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। देखिए जब दो लोगों की एक साथ डेथ होती है, सपोज़ हस्बैंड और वाइफ जो है कार से कहीं जा रहे थे, दोनों का एक्सीडेंट होता है और दोनों की उसमें डेथ हो जाती है। तो फिर उस केस में ये पता करना है कि किसकी डेथ पहले हुई, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो बड़ा था उसकी डेथ पहले हुई, जो एज में बड़ा था उसकी डेथ पहले हुई। तो सपोज़ अगर हस्बैंड यहाँ पर वाइफ से एज में बड़ा है तो ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड की डेथ पहले हुई है। तो जो सक्सेशन होगा वो हस्बैंड के हिसाब से, यानी एक मेल हिंदू का जो सक्सेशन होता है फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। प्रिजम्पशन है लॉ के द्वारा कि साइमल्टेनियस डेथ के केस में कैसे सक्सेशन चलेगा। तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जो एज में बड़ा है, जो एल्डर है, उसकी डेथ पहले हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका सक्सेशन आगे चलता है। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 22 की, जो कि बात करता है प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। देखिए ये एक तरीके से प्रीएम्पशन राइट है, ठीक है। प्रीएम्पशन में क्या होता है कि मान लो दो हेयर्स हैं एक प्रॉपर्टी के, और दोनों को जो है एडजेसेंट प्रॉपर्टीज़ मिली हैं सक्सेशन में, और एक एयर जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहता है। तो यहाँ पर जो दूसरा एयर है वो ये कह सकता है कि किसी बाहर के आदमी को बेचने से अच्छा आप ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। तो उसको एक प्रीएम्पशन का राइट यहाँ पर लॉ के द्वारा दिया गया है कि वो अपने भाई से या जो भी उसका साथ वाला एयर है पहले उस प्रॉपर्टी को वो खरीदने का राइट रखता है। तो इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन राइट, कि किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने से अच्छा ये प्रॉपर्टी जो है आप मुझे ही बेच दो। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कंसिड्रेशन पे किया जाएगा जो भी हेयर खरीद रहा है वो दोनों के बीच में तय होना चाहिए। जो बेच रहा है जो हेयर और जो हेयर खरीद रहा है उन दोनों के बीच में कंसिड्रेशन के ऊपर एक मत होना चाहिए। अगर वो कंसिड्रेशन के ऊपर फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर्ट के द्वारा भी कंसिड्रेशन फिक्स किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर दो या दो से ज़्यादा ईयर्स हैं, अगर मान लो 3 ईयर्स हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कंसिड्रेशन पे करेगा प्रॉपर्टी उसी ईयर को दे दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 23 की, जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग ड्वेलिंग हाउसेस। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है इसको रिपील कर दिया गया है बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और इस एक्ट के आने से पहले क्या सिचुएशन थी, जो फीमेल्स होती थी वो ड्वेलिंग हाउसेस में रह सकती थी लेकिन वो उसका पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। सेक्शन 24 कह रहा है विडोज़ रीमैरिंग मे नॉट इनहेरिट एज विडोज़। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर सन की विडो है या ग्रैंडसन की विडो है या ब्रदर की विडो है, तो अगर वो सक्सेशन के टाइम पर रीमैरिज कर लेती हैं
तो फिर वो इनहेरिट करने से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। लेकिन वहीं अगर एक मदर है, वो प्रॉपर्टी को सक्सीड कर सकती है इवन अगर वो रीमैरिज कर ले। तो यहाँ पर अपनी विडोड मदर और जो बाकी जो विडोज़ हैं, यानी कि जैसे सन की विडोज़, ग्रैंडसन की विडो और ब्रदर की विडो, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अपनी मदर इनहेरिट कर सकती है लेकिन बाकी विडोज़ इनहेरिट नहीं कर सकती अगर वो डेट ऑफ सक्सेशन पर रीमैरिज कर लेती हैं। इसके बाद सेक्शन 25 की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है मर्डरर डिस्क्वालीफाइड। तो देखिए, अगर किसी हेयर ने प्रॉपर्टी को पाने के लिए फादर की या अपने मदर की डेथ कॉज करी है, ठीक है, तो उस केस में उसको लॉ के द्वारा प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसको मृत मान लिया जाएगा और उसका जो शेयर है वो सर्वाइविंग जो हेयर है उसको दे दिया जाएगा। सेक्शन 26 में कह रहे हैं कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालीफाइड। ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपना लिया है, तो देखिए वो खुद तो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन जो उसके आगे बच्चे हैं, जो उसकी आने वाली पीढ़ी है, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन अगर डेट ऑफ सक्सेशन से पहले वापस कन्वर्ट हो जाते हैं हिंदुइज़्म में, हिंदू बन जाते हैं, तो फिर वो फिर से एंटाइटल हो सकते हैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो कन्वर्ट हो रहा है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। इसके बाद सेक्शन 27 कह रहा है सक्सेशन व्हेन हेयर्स डिस्क्वालीफाइड। तो देखिए, अभी हमने सेक्शन 25 और सेक्शन 26 में बोला था कि हेयर कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अगर वो मर्डर कर देता है या अगर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे डिस्क्वालीफाइड हेयर्स को हम डेड मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो इंटेस्टेट जो व्यक्ति मरा है उसकी डेथ से पहले वो मर चुके हैं, और उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंगली आगे की जो हेयर्स हैं उनमें डिवॉल्व हो जाती है। इसके बाद सेक्शन 28 कहता है डिजीज़ डिफेक्ट नॉट टू डिस्क्वालीफाई। देखिए, अगर किसी एयर को कोई डिजीज़ हो चुका है, डिफेक्ट आ चुके हैं, कोई डिफॉर्मिटी उसको हो चुकी है, तो भी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। यहाँ पर डिजीज़ डिफेक्ट डिफॉर्मिटी इज़ इमैटीरियल, उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का पूरा राइट है। कमिंग ऑन टू सेक्शन 29, ये कहता है एस्चीव। तो देखिए, मैंने बताया था अगर कोई भी एयर्स मौजूद नहीं है, ना क्लास 1 है, क्लास 2, एगनेट, कॉगनेट, कोई भी मौजूद नहीं है मेल के केस में, फीमेल के केस में, तब फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाती है और गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। और लास्ट इसका सेक्शन है सेक्शन 30, जो कि बात करता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन की। ये कह रहे हैं एक हिंदू जो है अपनी प्रॉपर्टी को विल बनाकर, गिफ्ट कर कर, सेल कर कर, हर तरीके से जो है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। और अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई विल बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी का बाद में उसके मरने के बाद जो डिवॉल्यूशन होगा वो उस विल के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होंगे, वहाँ पर सक्सेशन नहीं काम करेगा। तो ये आपका आज हिंदू सक्सेशन एक्ट था, ये मैंने आज पूरा आपको कवर करा दिया है और इसी के साथ ही आपका ये जो हिंदू लॉ का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब आप लोग जो हैं इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेरी लिख सकते हैं। तो आई होप अब आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।